So we are live, ma'am. Shruti, I can't hear you. I'm not sure if others can. Hello, Yes, hello, ma'am. We are live. yes. So, hello everyone. आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के करियर मंथन में। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई वांट टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ऑल्सो मैं थैंक करना चाहूंगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिसेफ युवा की टीम को, जिन्होंने हमें इस तरीके के सेशंस के माध्यम से अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीएस पोर्टल के माध्यम से हमें 3600 से ऊपर की करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो आई वांट टू थैंक आसमान फाउंडेशन टीम हु इज सपोर्टिंग अस इन स्मूथली रनिंग दिस सेशन। आजकल हम सभी को एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है कि जॉब नहीं मिलती, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, और इस तरीके की टेंशन के बाद जब हम इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज पर कि कैसे हम अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन बना सकते हैं। इसलिए आज के टॉपिक को हम आप सभी को समझते हुए हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है, जॉब रेडीनेस एंड एटिकेट। इस पे बात करने के लिए हमने अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है, डॉक्टर आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम एक अकेडमिशियन टर्न सोशल एंटरप्रेन्योर है। ये मनराही सोशल एंटरप्राइज की फाउंडर है, जो मनराही एक ऐसा एंटरप्राइज है जो हमारे अडोलेसेंट के मेंटल हेल्थ पे काम करता है। इसके बाद मैम को 8+ years का एक्सपीरियंस है। आई वुड लाइक मैम टू कंटिन्यू दिस सेशन, एंड ऑल्सो इसके बीच आपको जो भी डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उन सारे क्वेश्चंस को एंड ऑफ द सेशन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दिस हम कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज भी करेंगे मिड ऑफ द सेशंस। तो आई विल होप कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। हैंड ओवर टू आकांक्षा। थैंक यू श्रुति, थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी बच्चों को नमस्कार, बच्चों को, युवाओं को नमस्कार। एंड श्रुति, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बात बोली स्टार्टिंग में ही कि जॉब को लेके सभी को तनाव है और हमें नहीं समझ आता कि हम जॉब में, इंटरव्यू में क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्यों नहीं इंटरव्यू क्लियर हो पा रहा। इतने सारे इंटरव्यूज दे दिए हैं और अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे चूक हो रही है। तो आज के हम इस पूरे सेशन में इसी बारे में बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो आप रेडी कैसे हो। दैट इज व्हाट इंटरव्यू रेडीनेस मींस, कि आप इंटरव्यूज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे हो, आप इंटरव्यूज के लिए कॉग्निटिवली यानी कि आप माइंड से प्रिपेयर्ड हो, आप इंटरव्यूज देने के लिए एकदम आपका रिज्यूमे परफेक्ट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। आज हम उस सभी बारे में बात करेंगे और इसको हम मेनली 3 फेजेस में बात करेंगे। पहला फेज होगा इंटरव्यू से पहले क्या तैयारियां करनी है, दूसरा फेज है इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें याद रखनी है जिससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इम्पैक्टफुल हो, और तीसरा फेज होगा कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम क्या क्या और कर सकते हैं ताकि हमारा जो एक कनेक्ट है उस कंपनी के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अच्छा बना रहे। सो बच्चों, आज के सेशन में हम इन सभी बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो एक ऐसी जगह चुनिए जहां पे आपको अगले 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप अच्छे से ये पूरा सेशन अटेंड कर सके। कॉपी और पेन जरूर लेके साथ में बैठिएगा क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जाएंगे और आप वो नोट कर सकते हैं और आप अपने सभी क्वेश्चंस चैट में भेज सकते हैं जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन इंटरव्यू रेडीनेस एंड इंटरव्यू एटिकेट के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जो है दैट इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। और इसी इंप्रेशन के इसी इंप्रेशन के उसमें हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा बना सकें। बच्चों, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक ये पीपीटी जो हम शेयर कर रहे हैं इसमें एक स्लाइड मिसिंग है। आई विल जस्ट ऐड द स्लाइड, 1 सेकेंड। मैं ये स्टॉप करके दोबारा से स्क्रीन शेयर शुरू कर रही हूँ। Really sorry.
श्रुति, क्या आप एक बार कंफर्म करेंगे कि ये स्लाइड सबको दिख रही है? यस मैम जी। You can अच्छा, continue. बिल्कुल। तो सबसे पहले एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन की बात करने से भी पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। तो जब भी हम जॉब ढूंढने जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ चीजें हम उस जॉब के माध्यम से अचीव करें। तो जैसे मुझे लगा कुछ जरूरी चीजें होती हैं जब मैं जॉब ढूंढने जाती थी, तो वो होती है, क्या मुझे इस जॉब में रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या इस जॉब से मुझे कुछ फेम मिलेगा, मनी मिलेगी जो मैं चाह रही हूँ, स्टेबिलिटी मिलेगी, और हेल्प, क्या मैं लोगों को हेल्प कर पाऊंगी। हम सभी का एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे ऐसा होता है कि हम सबसे पहले चाहते हैं, जैसे मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा जॉब जो हो वो स्टेबल हो, तो डी आ गया। उसके बाद मेरा सेकंड प्रेफरेंस होता है लेट्स से मनी, तो सी आ गया। फिर सेकंड प्रेफरेंस में थर्ड प्रेफरेंस हो सकता है रिस्पेक्ट, तो ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है हेल्पिंग अदर्स, तो ई आ गया। एंड इस तरह से हमारा एक प्रेफरेंस है। मैं चाहूंगी कि शुरू करने से पहले, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में भी बात करने से पहले, आप सभी एक बार अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बताइए कि क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है। सोचिए कि सबसे जरूरी क्या है आपके लिए इस जॉब में, सेकेंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, और उसको एक प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाइए और चैट पे जरूर बताइए हमें कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। जैसे मेरा जो मैंने आपसे कहा वो था DCAEB। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? आप क्या चाहते हैं जॉब में सबसे पहले आपको क्या चीज मिले? श्रुति, आप मुझे बताइएगा कि Yes. So students are writing. So Mamidi is writing for her respect is utmost priority, and Prakash is writing helping others. Preetpal is also saying helping others. okay. For Anvesh, stability is the first priority. Dilip, money is the first priority. Jay also stability. Pawan sir wrote ABCDE. ABCDE, सो हमने जो ऑर्डर में लगाया है वही। ओके। Yeah. अच्छा, तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझने की Most और of भी है, the people are saying respect is their first priority. रिस्पेक्ट इज देयर प्रायोरिटी। तो अगर आपको लगता है कि जॉब में रिस्पेक्ट आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कंपनीज, ऐसे जॉब रोल सर्च करें जहां पे आपको वो रिस्पेक्ट मिले जो आप चाहते हैं। या अगर मनी आपकी प्रायोरिटी है तो आप ऐसी जॉब रोल सिलेक्ट करेंगे जहां पे फाइनेंशियली आपको वेल पे किया जा रहा है। अब एक चीज और यहाँ समझने वाली है कि इसमें कोई सही गलत नहीं है। हम सभी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है, और उस सभी लाइफ में हमारी अलग जरूरतें हैं, हमारी अलग एस्पिरेशंस हैं। तो यहाँ कुछ सही गलत नहीं है, पर हमें क्लियर होना जरूरी है, खुद को क्लियर होना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें। चलिए, अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन की। और जैसा हम सभी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन भी कई बार हम कहते हैं कि होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि सबसे पहले जो आपका एक, जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं और उसके बारे में अपने मन में एक विचारधारा बनाते हैं या एक धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति शायद इस तरह का होगा, उसको आसानी से बदल पाना जो है वो काफी, मतलब इतना आसान नहीं होता कि हम उसको बदल पाएं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इंटरव्यू के दौरान हम कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू से मिलते हैं, तो हमारा जो एक पहला इंप्रेशन बनता है, कहीं ना कहीं वही हमारा, वो जो इंटरव्यू के मन में वो इंप्रेशन लास्ट तक रहता है। और जो इंटरव्यू होता है ना, वो सबकॉन्शियसली उस इंप्रेशन की तरफ ही, उस इंप्रेशन से जुड़ी चीजें ही ढूंढते हैं आपकी बातों में आगे भी। तो जैसे अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव बना है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आगे आने वाले इंटरव्यू में जो अगला 1 घंटा या 40 मिनट होंगे, उसमें अगर कहीं एक आधा जगह आपने कुछ चूक भी कर दी तो वो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव था और बहुत सॉलिड था। अगर पहला इंप्रेशन में थोड़ी सी कहीं चूक हो गई है, कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा हो सकता है कि एक जो इंटरव्यू है वो ये सोचें कि अच्छा, ये इंसान उतना शायद परफेक्ट नहीं है इस रोल के लिए। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पहले इंप्रेशन में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इंप्रेशन हो, वो एक स्टेबलाइज्ड इंप्रेशन हो, ताकि सामने वाले के दिमाग पे वो इंप्रेशन, वो जो छवि है हमारी, जिस प्रकार हम बिठाना चाहते हैं वैसे ही बैठे। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हम आज डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आपका कम्युनिकेशन,
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, सामने एक अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, वो बहुत ज्यादा अहम रोल इसमें प्ले करता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट इंप्रेशन की विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा बना है तो सामने वाले को अपने आप कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रोफेशनल है, ये कॉन्फिडेंट है और ये कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट यानी कि ये अपनी चीजें जो इसकी एबिलिटीज हैं उस पे ये पूरी तरह से काम कर पा रहा है और ये अपनी चीजें जो है वो अचीव कर सकता है, जो ये अचीव करना चाहता है। तो आपको अपने पहले इंप्रेशन में एक एंथुजियाज्म दिखाने की जरूरत है, एक कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे, हर जॉब में चैलेंजेस आते हैं, उसमें आप खरे उतर सकते हैं। अगला आता है बिल्डिंग रैपो। अब रैपो ये होता है कि अब जब स्टार्टिंग में किसी से मिलते हैं तो एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अगर आपका अपने इंटरव्यूअर के साथ शुरुआती 10 मिनट में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है, एक पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड होता है, तो उनके दिमाग पे, उनके मन पे आपकी जो छवि है वो पॉजिटिव रहती है। और इसका एक और भी हमने देखा है फायदा होता है कि पॉजिटिव कनेक्शन से ना कि सिर्फ आप रिलैक्स होंगे इंटरव्यू के लिए, बल्कि आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएंगे और आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसको एंजॉय करेंगे। एंड साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर आप अपनी इंटरेक्शन किसी के साथ एंजॉय करते हैं, यानी कि आपके ब्रेन में डोपामीन सिक्रीट होता है, तो आपको वो एक पॉजिटिव रिमाइंडर की तरह याद रह जाता है कि हाँ, वो व्यक्ति के साथ मुझे बड़ा मजा आया था बात करके, उसको हम ले सकते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो आपके जो चांसेस हैं उस जॉब में कंसिडर होने के एज अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो दुगने हो जाते हैं। उसके अलावा आता है कॉन्फिडेंस और पॉइज। ये आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपनी बात करने के जरिए, अपने कम्युनिकेशन जो आप चाहे वर्बल नॉन वर्बल कर रहे हैं, अपने ड्रेसअप के जरिए, आप कितना स्ट्रांगली ड्रेसअप होके आए हैं, कितना आप कितने फॉर्मल लग रहे हैं, उसके जरिए आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन और आप इस जॉब में, इस रोल में परफेक्टली फिट होते हैं। उसके अलावा आता है मेमोरेबिलिटी। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए एज एन इंटरव्यूअर अगर आप सोचें तो वो इंटरव्यूअर दिन में बहुत से लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे उन्हें हायरिंग करनी है। आप में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या करेंगे कि उनको आप याद रह जाए कि हाँ, इस व्यक्ति से मैं मिला था, ये व्यक्ति इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसका क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। तो अगर हम कुछ इस प्रकार की चीजें जिसमें हम अपना कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, हम अगर प्रस्तुत कर सके, दिखा सके, तो मेमोरेबिलिटी जो होता है, यानी कि आपको याद रखा जाए उतने लोगों में से, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आता है। उसके बाद आता है परसेप्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि वो आपको इस तरह से परसीव करे दैट यू आर अ प्रोफेशनल। आप अपनी अटेंटिवनेस दिखाते हैं, आप अपनी कॉन्फिडेंस जाहिर करते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि हाँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत अटेंटिव हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपका आई कॉन्टैक्ट परफेक्ट होता है। देन दे स्टार्ट परसीविंग कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये प्रोफेशनल है और जैसा मैंने कहा इस रोल में फिट होगा। एंड लास्टली, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ी सी भूल चूक हो भी जाती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी भूल चूक अगर हो जाती है, तो वो मैनेज किया जा सकता है। वो आप आगे आने वाले समय में, यानी कि अगले 10, 15, 20 मिनट में उस इंप्रेशन को आप ओवर पावर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ा है, उसको ओवरकम कर पाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव बने। अब आगे चलते हैं, इंटरव्यू को समझते हैं। इंटरव्यू का माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या चीज हमसे चाहते हैं। ये सवाल मुझसे बहुत युवाओं ने पूछा है कि मैम इंटरव्यूअर क्या चाहते हैं, आप हमें ये बताएं। तो आज हमने यहाँ पे कुछ एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाह रही हूँ कि इंटरव्यूअर क्या क्या चीजें हमें असेस करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि आप क्या क्वालिफिकेशन वाइज इस रोल में फिट हैं या नहीं। तो यदि आपकी जो डिग्री है, आपके स्किल्स हो गए ना, डिग्री सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स भी, तो डिग्री, स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, या अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका एक्सपीरियंस, क्या ये सब चीजें जो है ये आपके जो आप में है वो उस रोल में, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में फिट होती हैं या नहीं। दूसरा वो ये देखते हैं कि क्या आप
उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके कल्चर में फिट हो सकते हैं, वहां के लोगों में जो ऑलरेडी टीम के लोग हैं उनके साथ आप मिलजुल सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि जो कंपनी की अपनी वैल्यूज हैं, क्या आप उन वैल्यूज के साथ, आपकी भी वही वैल्यूज हैं, आप अलाइन करते हैं या नहीं, ये चीज भी देखी जाती है। इसके अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कि क्या आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने लास्ट संडे को बात की थी। अगर आप में से कोई हैं जिन्होंने वो सेशन मिस किया तो प्लीज आप जाके वो वाला सेशन भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये भी एक बहुत जरूरी स्किल होता है कि यदि कभी अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जहां पे कंपनी में समझ नहीं आ रहा कि या टीम में समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है, तो क्या आप उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ेंगे, आप उसको प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, एक चैलेंज समझेंगे, या आप उस प्रॉब्लम को एक रोड ब्लॉक समझेंगे, एक बैरियर समझेंगे। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है उस प्रॉब्लम के लिए, आपका जो तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस पे भी वो फोकस करते हैं। इसीलिए बहुत से इंटरव्यूज में इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ऐसे ऐसे हुआ तो आप बताइए कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपकी क्या अप्रोच होगी। वो क्वेश्चंस यही देखने के लिए पूछे जाते हैं कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, आप कितने अच्छे से उस चीज को मैन्यूवर कर सकते हैं। इसके अलावा अंत में आपका कंपनी ज्वाइन करने का, इस रोल में आने का इंटरेस्ट, क्या आप वाकई ही इंटरेस्टेड है या क्योंकि और कहीं जॉब नहीं मिल रहा आप तब आए हैं, वो देखा जाता है। आपका एंथुजियाज्म कितना है इसको ज्वाइन करने का, वो देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक चीज और जो आपको पहले से पता होनी चाहिए वो है अपना बेस्ट फुट आप कैसे सामने रखेंगे। क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक सक्सेसफुल फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है ड्रेस कीजिए इन अ अप्रोप्रिएट वे। अब हर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं उनका डिफरेंट कल्चर रहता है, पर एक फिर भी कहेंगे तो जनरल बेसिस पे एक ड्रेस कोड रहता है जो फॉर्मल होता है। सेशन के अंत में मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाऊंगी भी कि किस प्रकार का हम ड्रेस कोड हमें ड्रेस कोड अपनाना चाहिए इंटरव्यूज के दौरान। तो अप्रोप्रिएटली ड्रेस कीजिए, इस तरह से ड्रेसअप होइए कि आपकी जो ड्रेस है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में अलाइन होती हुई नजर आए। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी। कोई भी इंटरव्यूअर ऐसे ऐसे कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी नहीं देता अपनी कंपनी में जो समय से लेट आया हो। तो समय के पाबंद होने से हम सामने वाले इंसान को ये दिखाते हैं कि हम उसके समय की रिस्पेक्ट करते हैं और हम एक जिम्मेदार इंसान हैं। तो आपके लिए पंक्चुअलिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अक्सर जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो थोड़ा पहले का होता है, तो कोशिश कीजिए कि 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा समय निकाल के आप निकलें। कई बार सड़क पे हमें ट्रैफिक मिल जाता है या और कहीं फंस जाते हैं, तो वो एक बफर पीरियड आप जरूर लेके जाएं। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका प्रॉपर एक आई कॉन्टैक्ट, फर्म हैंडशेक, ये सब मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, वही सब चीजें आपकी होनी चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोथ वर्बली या नॉन वर्बली। इसके अलावा जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप खासकर जो वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें आपने कंसाइसली बोलना है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जब आप बात करें तो आप सटीक बात करें, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां की बातें हम घुमाए जा रहे हैं। टू द पॉइंट रहें, क्लियर रहें, क्रिस्प रहें और कंसाइज रहें। ज्यादा बहुत लंबा कोई नहीं सुनना चाहता, टू द पॉइंट बोलिए और रिफ्लेक्ट करके बोलिए। ये नहीं कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और आपने बिना वेट किए फटाफट अपना बात कह दिया। पॉज लीजिए, पॉज करने के बाद सोचिए एंड देन आंसर जो आपसे पूछा गया है। तो थॉटफुल आंसर देना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, अब आता है कंपनी की रिसर्च करना। ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर जॉब सीकर्स जो हैं हम भूल जाते हैं। आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उस कंपनी की वेबसाइट को अच्छे से स्टडी कीजिए। आप देखिए कि क्या कोई कंपनी की पास्ट में प्रेस रिलीज हुई है। प्रेस रिलीज आपको मीडिया में मिल जाएगी काफी, आप गूगल कीजिएगा, किसी न्यूज में कुछ आया है उनके बारे में, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उन्होंने साइन किए हैं, उन लोगों को, वो किस किस लोगों के साथ काम करते हैं, ये सब चीजें मैं और भी डिटेल में इसके आगे बताऊंगी आपको इस बारे में। पर कंपनी की थरो रिसर्च करके जाना बहुत अहम है। वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देता है और आपके जो आंसर्स होंगे वो भी आप कंपनी के अकॉर्डिंग अलाइन करके बता सकते हो।
इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका जो एक एटीट्यूड होना चाहिए पूरे इंटरव्यू के लिए, वो आप पॉजिटिव रखिए। मैं जानती हूँ कि आप घबराए हुए भी होंगे और हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल अगर हम एटलीस्ट हम मेंटेन कर सके अपने फेस पे कि हम पॉजिटिवली आए हैं, हम एक एंथुजियाज्म के साथ आए हैं एंड वी आर थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, तो वो जो एक एक्सपीरियंस आप दूसरे इंसान को देते हैं या दिखाते हैं कि आप फील कर रहे हैं, आई थिंक वो काफी ज्यादा कई बार काम आ जाता है। अब चलते हैं प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में। जैसा मैंने आपसे कहा था, हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, एक होगा प्री इंटरव्यू, एक होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू और एक होगा पोस्ट इंटरव्यू। तो प्री इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या करना है? तो यदि आप प्ले कर रहे हैं विन करने के लिए, यानी कि वो जॉब सच में हासिल करने के लिए, तो देखिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये देखिए, हमें कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट काफी रिसर्च करनी पड़ेगी जाने से पहले। आप सोचिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप गए हैं एक इंटरव्यू में और आप यही नहीं जानते कि वो कंपनी क्या काम करती है, या आप यही नहीं जानते कि कंपनी के सीईओ कौन है, या आप ये नहीं जानते कि कंपनी के कंज्यूमर्स कौन है, उनके कस्टमर्स कौन है। तो ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है और अक्सर हम सबके साथ ये हो जाता है अगर हमने प्रॉपर्ली उस कंपनी को स्टडी नहीं किया, उसके बारे में नहीं जानकारी हासिल की। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में, जॉब में जब भी आप जाते हैं जेडी होता है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, या केआरए लिखा होता है, विच इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो आप उस जॉब रोल में आपको करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनको अच्छे से स्टडी करके जाइए। कंपनी के मिशन और विजन आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका एक क्या मिशन है, क्या करना चाहते हैं, विजन क्या है, लंबे समय का क्या सोचते हैं वो। इंटरव्यूअर कई बार आपको जब आपको ईमेल आता है तो आपको पैनल का नाम लिखा हुआ आ जाता है कि ये लोग आपके इंटरव्यू में बैठेंगे। आप उनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, हमें उनको स्टॉक नहीं करना, हमें क्रीपी नहीं होना, लेकिन हम उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल आप खोल के देख सकते हैं। अब देखिए वो कौन लोग हैं, क्या उनका क्या एक्सपर्ट एरिया है, क्योंकि आपके ज्यादातर सवाल वही एक्सपर्ट पूछ रहे हैं आपसे, तो अपने एरिया से ज्यादातर हो सकता है पूछेंगे, तो आपको उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। कंपनी के बारे में, जैसे अगर कोई कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई कंपनी का पर्टिकुलर सर्विस है, तो अगर कोई एप्लीकेशन है तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, उसको आप स्टडी कीजिए, आप उसको एप्लीकेशन को चला के देखिए अपने फोन में कि क्या है और क्या उसमें आपको क्या लगता है उस एप्लीकेशन के स्ट्रेंथ्स क्या है, उस एप्लीकेशन के वीकनेसेस क्या है, उस प्रोडक्ट के या सर्विस के। वो सब अगर आपके पास होगा तो आप डिस्कशन जो कर रहे हैं इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, बिकॉज सामने वाले को आपका इंटरेस्ट एकदम क्लियरली दिखेगा। इसके अलावा कंपनी की ओनरशिप, पार्टनरशिप, कौन उस कंपनी के ओनर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उस कंपनी के कस्टमर्स का डेमोग्राफिक क्या है, कौन है जो कस्टमर्स हैं, कौन लोग हैं जिनको कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती है। इसके अलावा कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, कंपनी के की इनिशिएटिव्स क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी में रेगुलरली सैलरीज क्या ऑफर की जाती हैं और कंपनी का कल्चर कैसा है, इसके बारे में भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ग्लासडोर होता है, एम्बिशन बॉक्स, और भी काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंपनीज की प्रोफाइल्स बता देती हैं कि ये, और वहां पे उनके एम्प्लॉयज ने ही लिखा होता है, कंपनी के रिव्यूज होते हैं, आप वो भी पढ़ के जा सकते हैं। अब अपना थोड़ा माइंडसेट आप उस प्रकार से बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वो सवाल जो अक्सर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या तो एचआर राउंड में पूछे जाते हैं, या उसके आगे आपसे कई बार जो टेक्निकल इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी पूछते हैं। ये सवाल है जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन अक्सर हम लोग इसी सवाल में फंस के रह जाते हैं, उलझ जाते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आप ही का उत्तर है, आप ही को बताना पड़ेगा अपने बारे में। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ, या इसमें आप बहुत डिफरेंट वेज में हम आंसर कर सकते हैं इसको आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपनी डिग्री जो सबसे रेलेवेंट हो उसकी बात कीजिए, एकेडमिक्स की बात कीजिए, यदि उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी बात कीजिए, और लास्ट में 1 या 2 लाइनें आप अपने बारे में जो पर्सनल लेवल की हों, दैट कि आपका विजन क्या है, या आपकी मिशन क्या है, या आई वांट टू हेल्प अदर पीपल,
अब ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसको थोड़ा और आई वुड से थोड़ा और फोकस करना होगा कि थ्रू माय मार्केटिंग स्किल्स आई वांट टू एक्सपैंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, समथिंग लाइक दैट। आप इस प्रकार से अगर कुछ लास्ट में एक लाइन ऐड करते हैं तो वो एक इम्पैक्टफुल आंसर बनता है। ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैंने लास्ट में इस सेशन के एंड में कुछ रिसोर्सेज भी प्रिपेयर की हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन सी आप वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं, एंड आई विल ऑल्सो पुट देम इन द कॉमेंट बॉक्स, तो आप वापस भी आके वो वापस से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के सवाल हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस, अब इस सवाल का उत्तर आपको अच्छे से मिलेगा अगर आपने कंपनी को अच्छे से रिसर्च किया है। तो आपकी रिसर्च प्लस आपके स्किल्स क्या हैं, उन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो इसका एक अच्छा सा आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, इसमें अक्सर इंसान अपनी वीकनेस के बारे में बात करने से घबराता है कि पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं गलत सेंस में तो नहीं लेंगे। पर आपको ये इस तरह की कोई वीकनेस बतानी जरूरी है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है और कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। सो वीकनेसेस तो सभी में है, तो सोचिए ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसपे आप काम कर रहे हैं या जिसपे आप काम करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो बताइए। और साथ में बोलिए कि मैं इस पे इस तरह से मुझे लगता है शायद मैं अपनी इस वीकनेस को इस तरह से कम कर सकता हूँ या अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा जो बाकी सभी सवाल हैं आप जरूर पढ़िए और इनके आंसर्स अपने पास प्रिपेयर रखिए। एक चीज और है इसमें जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो ये आंसर्स हम देते हैं इनको रटिए मत, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आई विल नेवर से कि आप आंसर्स को मेमोराइज करिए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते हैं और आपके जो आंसर्स होते हैं आपको हर कंपनी के अनुसार थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ते हैं, थोड़े से ट्वीक करने पड़ते हैं। सो प्लीज इसको आप लर्न मत कीजिए आंसर्स को, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वो कीजिए और इससे आप देखेंगे कि आप कितना कॉन्फिडेंटली ये आंसर कर पाएंगे इंटरव्यू के दौरान, और आपको वो जो एक इंटरव्यू से पहले बहुत एंग्जाइटी हमें होता है, स्ट्रेस होता है, वो थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद अब हम वही बात करेंगे आगे ग्रोथ माइंडसेट की, कि जो प्री इंटरव्यू जिटर्स होते हैं, यानी कि हम जो ऐसा लगता है पेट में बटरफ्लाईज आ रही हैं या जो घबराहट हो रही है, उस पे हम कैसे वर्क करें। तो सबसे पहले जानिए कि दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं, एक हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक हमारा फिक्स्ड माइंडसेट होता है। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हर चीज को इस प्रकार से देखता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो चीजों को इस प्रकार से देखता है कि बस ये बैरियर आ गया, अब मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, अब मैं फंस गया, अब मैं पता नहीं मैं क्या करूं। लेकिन ग्रोथ वाला जो व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट रखता है वो हर कदम पे आगे बढ़ना चाहता है, वो चीजों को और बेटर वे में करना चाहता है और वो सीखना चाहता है। तो गो विद एन एटीट्यूड दैट यू वांट टू लर्न, नो मैटर आपका आउटकम कुछ भी हो इंटरव्यू का, लेकिन आप इस तरह से जाइए कि आप कुछ सीखना चाहते हैं आज की इस इंटरव्यू से। तो चलते हैं अब हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस का मतलब होता है कि हम अपने आप को कुछ पॉजिटिव बातें कह रहे हैं। आई कैन डू दिस, आई एम गुड इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। आप अपने आप से रोज कहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोज सुबह उठ के अपने आप को पॉजिटिव चीजें कहते हैं तो आपका जो दिन है वो अच्छा जाता है, क्योंकि आपने सुबह सुबह अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करा। सो इट्स जस्ट लाइक हम जैसे सेट करते हैं ना किसी चीज को एक डायरेक्शन में, तो ये आप अपने माइंड को सुबह पॉजिटिवली अगर आप सेट करते हैं तो आपका आने वाला दिन, और अगर उस दिन में इंटरव्यू है तो और भी जरूरी है कि वो अच्छा जाता है। उसके बाद विजुअलाइजिंग सक्सेस, ये भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें आप आंख बंद करके इस तरह की चीजें इमेजिन कीजिए कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। आपसे जो सवाल पूछे गए आपने बहुत अच्छे से उनका उत्तर दिया, आपसे जो भी सवाल थे आपने जो आपने एक्सप्रेस किया अपने आप को, वो आपने बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस किया। इंटरव्यू जो है वो उन्होंने काफी एक पॉजिटिव आपको सामने से रिस्पॉन्स दिया है। तो इस तरह की एक सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करते हैं तो ये मदद करता है आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में। सो इट्स एन इमेजिनेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आपको काम डाउन होने में और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने माइंड को सेट करने में मदद करती है। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यूज और रोल प्लेस कर सकते हैं।
वो आप जैसा मैंने कहा था, आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने मेंटोर्स के साथ कर सकते हैं, सो दैट आप जब उनसे बात करें, आप जब वो इंटरव्यू मतलब आप जब वो इंटरव्यू उनके साथ मॉक में करेंगे, देंगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ कहाँ भी आप थोड़ा सा चूक रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको और बेटर करने की जरूरत है। तो वो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी इससे जरिए। उसके बाद रिसर्च एंड प्रिपरेशन। तो जैसा मैंने पहले भी बोला है कि आपको थॉरली कंपनी को रिसर्च करना, कंपनी में आपका जो रोल होगा उसको रिसर्च करके जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपका जो फोकस है वो किस पे है, ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है। क्या आपका फोकस इस बात पे है कि ये जॉब मुझे मिला या नहीं मिला, जो कि गलत नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपका थोड़ा फोकस इस बात पे भी है कि आपने क्या सीखा इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस एक्सपीरियंस से, क्या आपको कुछ अलग, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। तो यदि आपका जो फोकस है वो लर्निंग पे भी है, तो आप इस प्रकार इंटरव्यू में इस माइंडसेट से जाएंगे कि आपके ऊपर जो एक इंटरव्यू को क्रैक करने का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल प्रेशर में जाते हैं कि मुझे ये इंटरव्यू लेनी ही लेनी, मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, कैसे भी मुझे ये इंटरव्यू में फर्स्ट आना है या क्रैक करनी है इंटरव्यू, तो कई बार हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। परफॉर्मेंस हमारी सबसे अच्छी तब होती है जब हमारी जो स्ट्रेस हो या हमारे ऊपर जो प्रेशर हो वो एवरेज हो, मॉडरेट प्रेशर हो। अगर बहुत कम, आप बिल्कुल एक ईज आउट है, चिल्ड आउट है और आप जा रहे हैं, तो भी इंटरव्यू उतनी अच्छी नहीं होगी। और आप बहुत तनाव में जा रहे हैं तो भी इंटरव्यू उतनी अच्छी नहीं होगी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप एक एवरेज स्ट्रेस रखें, लेकिन बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही आप भूल गए हैं कि इंटरव्यू और एकदम मस्ती में जा रहे हैं, उन दोनों से ही बात नहीं बनेगी। तो और दूसरा, फोकस कीजिए अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस पे। अपने आप से कहिए कि आज जो मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा वो मुझे कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। उस माइंडसेट के साथ जाइए और देखिए कि ये कैसे आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। लास्टली, कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यदि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बिल्कुल बाहर बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए और अगला नंबर आपका है और आप बहुत तनाव में हैं, सब चीजें मन में चल रही हैं, उस समय में लास्ट मोमेंट में, जैसे पढ़ाई के लिए भी कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पढ़ाई मत कीजिए, ऐसे लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू की लास्ट मोमेंट तक तैयारी मत कीजिए। 10 से 15 मिनट पहले आप बंद कर दीजिए अगर आप कोई चीज रीड कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग करने से, डीप ब्रीदिंग करने से आप थोड़ा सा पॉजिटिव और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एक्चुअली में इंटरव्यू के सामने बैठे होंगे और उनसे बात कर रहे होंगे। इसके अलावा आप कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि आपको अभी के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड कर देना, जमा देना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, या तो हम पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं, या हम या हम फ्यूचर के बारे में सोच के चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होगा। हमें होना है अभी के मोमेंट में जहां हमारी इंटरव्यू है। तो आप ग्राउंडिंग टेक्निक कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये एक छोटी सी टेक्निक होती है जहां पे हम थोड़ा सा एक शांति से, आराम से बैठते हैं, काम डाउन होके। वहां पे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं 3 से 4 बार। सो एक लंबी सांस आप लेते हैं जो कि 3 से 4 सेकंड तक आप इनहेल करते हैं और 3 से 4 सेकंड तक ही आप एक्सहेल करते हैं। 3-4 बार आप जब ये करते हैं, आपकी सांस जो होती है, ब्रीदिंग होती है, वो थोड़ी स्लो डाउन होती है एंड इट हेल्प्स यू टू काम डाउन। उसके बाद आप अपना फोकस किन्हीं भी 5 चीजों पे लेके जाइए जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप अभी भी चाहें तो साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मैं आपको बता रही हूँ। जहां पे भी आप बैठे हों, डीप ब्रीदिंग कीजिए, 2-3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब आप फोकस कीजिए किन्हीं 5 चीजों पे जिन्हें आप देख पा रहे हैं। ज्यादा हिलेंगे नहीं उस समय, सिर्फ अपनी सेंसेस को काम में लाएंगे, किन्हीं भी 5 चीजों को जिन्हें आप देख पा रहे हैं। फिर अपने आसपास किन्हीं भी 4 चीजों को जिन्हें आप छू पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, सामने कॉपी, पेन, कुछ भी। महसूस कीजिए उस टच को। फिर किन्हीं भी 3 चीजों को जिन्हें आप सुन पा रहे हैं। और अक्सर इंटरव्यू हॉल्स में बहुत सी आवाजें होंगी,
तो फोकस कीजिए किन्हीं 3 चीजों पे, 3 आवाजों पे जिन्हें आप सुन पा रहे हैं। उसके बाद फोकस कीजिए किन्हीं 2 स्मेल पे, नोज पे लाइए अपना फोकस एंड स्मेल सेंसेशन को काम में लाते हुए, क्या आप घर में आसपास बहुत तरह की स्मेल्स होती हैं, अलग अलग चीजों की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि क्या आप किन्हीं 2 चीजों को स्मेल कर पा रहे हैं। और लास्ट में हमने जो खाया होता है अक्सर उसका स्वाद हमारे मुंह में कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करता है, तो क्या आपके मुंह में कोई टेस्ट है, एक कोई सा भी टेस्ट, या तो वो, अगर वो नहीं है तो अब बस आईज क्लोज करके अपने दिल से पूछिए कि कोई एक बात, कोई एक मैसेज जो आपका दिल इस समय आपको देना चाह रहा है। आईज क्लोज कीजिए, उस मैसेज को लीजिए और फिर 2-3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए। इस पूरी एक्टिविटी का, ग्राउंडिंग का पर्पस ये होता है कि आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम एक्टिवेट कर दें और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाके ग्राउंड कर दें। इसको हम इस माइंडफुलनेस भी कहते हैं, जहां पे आप प्रेजेंट मोमेंट में आके, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में आके ग्राउंड होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की अगर आप टेक्निक्स करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे 4-7-8 एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आप 4 सेकेंड्स तक इनहेल करते हैं, 7 सेकेंड होल्ड करते हैं और अगले 8 सेकेंड उसको एक्सहेल करते हैं। ये भी आपको हेल्पफुल होती हैं, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को काम डाउन करती हैं इंटरव्यू से पहले, जो कि बहुत जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अपने वर्ड्स से तो हम कम्युनिकेट कर ही रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज करेक्ट दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने लास्ट सेशन में भी इस पे काफी फोकस किया था। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि आपका जो हैंडशेक हो वो बहुत फर्म हो। ऐसा भी नहीं कि आपने टाइटली दबा दिया है पर लूज भी नहीं होना चाहिए, ढीला भी नहीं, तो एक फर्म हैंडशेक होना जरूरी है। और 3 टाइम्स तक एटलीस्ट आप 2 से 3 टाइम्स उसको शेक करेंगे। ये दिखाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप एंथुजियास्टिक हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इस हैंडशेक के बाद आप अपनी इंटरव्यू शुरू करते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है गुड पोस्चर। अब आप देखिए ये गुड पोस्चर, और ये कुछ आप देखेंगे गुड पोस्चर के एग्जाम्पल्स हैं और कुछ बैड पोस्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो डूज में क्या आता है, अपराइट बैठिए, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्माइल, बहुत ज्यादा भी नहीं पर अप्रोप्रिएट स्माइल होनी चाहिए, और आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं वो भी ठीक होने चाहिए। बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स नहीं करने और बहुत कम भी नहीं करने। यू कैन यूज योर हैंड्स बट इतना भी नहीं कि वो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करे। अब डोंट क्या है, आपको स्लाउच नहीं करना, यानी कि कमर झुका के नहीं बैठना, स्टेयर नहीं करना आई कांटेक्ट के माध्यम से। लास्ट टाइम भी बताया था कि 6 से 7 सेकंड्स के बाद आप एक बार आई कांटेक्ट ब्रेक कर सकते हैं। फ्राउन नहीं करना, चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, और अंत में फिजिट नहीं करना, यानी कि कभी कभी हम किसी किसी चीज से ऐसे खेलते रहते हैं, पेन से ऐसे करते हैं, वो नहीं करना आपने इंटरव्यू के दौरान। आई कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, अप्रोप्रिएट स्माइल साथ रहेगी, नॉड आप करेंगे। आप नॉड तब करेंगे जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि हाँ आप उसकी बात को समझ रहे हैं, अटेंटिवली सुन रहे हैं। ये आपके हैंड जेस्चर्स का एक एग्जाम्पल हो गया। और मिररिंग एंड ओपन आर्म्स, लास्ट टाइम भी कहा गया था कि जो ओपन आर्म्स होती हैं वो हमें ये मैसेज देते हैं कि हम ओपन हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को। यदि हम ऐसे अपने हाथ क्लोज करके बैठते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम ओपन नहीं हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। तो जब हम ओपन आर्म रखते हैं सो इट्स अ पॉजिटिव पोस्चर, इट्स अ वेलकमिंग पोस्चर। लास्टली मैं बताना चाहूंगी मिररिंग। अब मिररिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक होती है जिससे आप सामने वाले को एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो देते ही हैं, लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं कन्विंस भी कर पाते हैं कि हाँ वो आपको कंसिडर करे जॉब के लिए। मिररिंग का मतलब होता है कि जिस तरह सामने वाले के हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ चीजें पिक करें और उसको उसी तरह से हम सामने, हम भी उस तरह से दिखाएं। इसे कॉपी करना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ये लगे कि आप उनकी नकल उतार रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ वेज में जैसे वो बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर हो सकता है शब्द उन्होंने प्रयोग किए हों, आप उन शब्दों को वापस लेके आ सकते हैं कम्युनिकेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन में। या उन्होंने किसी तरह से कुछ जेस्चर किया है
आप उस जेस्टर को सामने वापस आप दोहरा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाले को ये महसूस ना हो कि आप कॉपी कर रहे हैं। हमने रिसर्चेस ऐसा कहते हैं, हमने भी ये देखा है कि मिररिंग जब आप करते हैं सामने, अगर आप किसी के सामने बैठे हैं और कोई आपको लगता है कि आप ही की तरह बात कर रहा है या आप ही की तरह थोड़ा सा उसका हाव भाव है, तो हम उस इंसान के प्रति एक पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्टोरी टेलिंग। अब आप पूछेंगे मैम हम तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहानी क्यों सुनानी है? तो याद रखिएगा कि हम सभी के पास बहुत सी कहानियां होती हैं और एक अच्छा नैरेटिव, एक अच्छी स्टोरी आपको हेल्प कर सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव फील करे। अब वो कैसे होगा? तो स्टोरी टेलिंग जो है ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें बता पाऊं स्टोरी टेलिंग के बारे में इस छोटे से टाइम फ्रेम में जो हमारे पास है आज। आपको ये देखना है कि जब आपसे इस तरह के, स्पेशली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में कुछ स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस बताइए, आपने लास्ट जॉब में क्या इम्पैक्टफुल किया, या आपका किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा पिछले जॉब में। अब आप उसको किस तरह से व्यक्त करेंगे उस पे बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कितना इंप्रेस होता है, कितना आपको याद रखता है हायरिंग के दौरान, फाइनल डिसीजन के दौरान। इसमें 4 मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज होती है कि आपकी ऑडियंस कौन है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इंटरव्यूअर कौन है? यदि आपको पहले से पता है तो उनके बारे में स्टडी करके जाना इज द राइट थिंग टू डू। अक्सर क्या होता है आजकल, काफी कंपनीज हैं जो एआई का सहारा लेती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेती हैं, और जब उनके पास बल्क में रिज्यूमेज आते हैं तो वो उस वो कोई एक एप्लीकेशन के जरिए, एआई के जरिए वो उन रिज्यूमेज को छांटते हैं, उनमें से बेस्ट रिज्यूमेज, बेस्ट 100, बेस्ट 200 जो भी उनको देखना है उतने निकालते हैं। अब आप ये देखिए कि वैसे तो एक ह्यूमन ये काम करेगा, लेकिन कई बार आजकल हम देखते हैं कि रोबोट एचआर भी हो गए हैं, जिसको हम कहना चाहेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपका जो रिज्यूमे बना हुआ है उसमें कीवर्ड्स हों जो आपके स्किल्स को जाहिर करते हैं। तो यदि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग है, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके रिज्यूमे में की स्किल्स का एक ऑप्शन हो, वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हो, ताकि जब वो कंप्यूटराइज्ड वे में आपका सीवी रिजेक्ट या सिलेक्ट होगा तो वो कीवर्ड्स ही देख के पता लगाते हैं कि क्या ये सीवी रेलेवेंट है या नहीं। तो वो रेलेवेंट कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं, और वो ना कि सिर्फ रोबोटिक एचआर के लिए बट ह्यूमन एचआर के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो उनको आपके कीवर्ड्स दिखें जो आपके स्किल्स को डिपिक्ट करते हैं। इसके अलावा हम कई बार एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपना सारा एक्सपीरियंस सामने वाले को बता दें, और हमारी ये सोच भी होती है कि अच्छा अगर हम अपने बारे में सब कुछ बता देंगे या अपना सारा एक्सपीरियंस बता देंगे सामने वाले को तो कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो अब आप उनको बताते हैं वो सब चीजें याद भी नहीं रख पाते हैं। तो ये आपके ऊपर होगा, ये आपका अपना एक स्किल होना चाहिए कि आप मतलब 2 या 3 मेजर चीजें जो आप मेन पॉइंट्स उनको बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में एज अ हाईलाइट याद रखें, उसको आप पिक करें और उसको आप उन तक लेके आए, उन तक आप उनको पहुंचाएं, बताएं आप उनको कि ये 2-3 चीजें मेन हैं। सब कहानी बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सारी कहानी आपके सीवी में है। आपको पिक करनी है 2-3 रेलेवेंट चीजें जो उस जॉब रोल के साथ भी सेट होती हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, आपके सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही अहम हैं स्टोरी टेलिंग में। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग का एक थीम। अब थीम क्या होता है? थीम एक ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यूअर आपके बारे में याद रखे। तो अगर मैं एक रिसर्चर हूं तो मैं ऐसा बोलूंगी कहीं ना कहीं कि आई एम ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, या आई एम ड्रिवन बाय क्वालिटेटिव रिसर्च, आई एम अ पर्सन हु इज ड्रिवन बाय क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो मेरा थीम है ये मेरे सीवी में भी आना चाहिए, ये मेरे कवर लेटर में भी आना चाहिए। कवर लेटर एक इस तरह का हम मैसेज लिखते हैं सामने वाले के लिए कि क्यों हम उस कंपनी में राइट फिट हैं, हमारे स्किल्स कैसे उस कंपनी में जहां हम जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट और आइडियल रहेंगे। तो वही एक थीम जो आप पिक करते हैं वो आपकी पूरी स्टोरी का एक अंडरलाइंग थीम, एक अंडरलाइंग मैसेज बन जाता है।
तो अगर आप जैसे मार्केटिंग में हैं, आप मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि आई एम अ पर्सन हु इज ड्रिवन बाय ग्रोथ एंड इनोवेशन। फिर आप जब आगे बताएं अपने बारे में कि अब मैंने किया क्या कंपनी में, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, आई ग्रू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाय 50%, आई इंक्रीज्ड क्लिक्स, हमारी एड्स पे जो क्लिक्स आती थी वो मेरे रहते, या मैंने उसको 30% ग्रो किया। यू आर गिविंग अ नंबर टू द होल थिंग कि हाँ मैंने इतना काम किया है और मेरे काम करने से ये डिफरेंस आया है। बैंग ऑन होता है ये एकदम डायरेक्ट आपके सामने इंटरव्यू को हिट होता है कि हाँ ये इंसान को पता है कि इसने कितना इम्पैक्ट किया है। तो आपकी जो थीम है वो क्लियर होनी चाहिए, आपने कितना इम्पैक्ट किया वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज बहुत अहम है कि यदि आप फ्रेशर हैं और आपके पास पहले कोई जॉब नहीं था, आप फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं अपना, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि थीम, मैं कहाँ से थीम लेके आऊं। तो आपके 20 से 22 साल जब तक आपने जॉब नहीं किया तब तक आपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कमाया है। उस एक्सपीरियंस के जरिए ही आप कोई थीम पिक कर सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, या आप जिस जॉब रोल की तरफ जाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई आप थीम ला सकते हैं कि हाँ मैं ये जॉब में जाना चाहता हूँ। या जिस तरह से अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे एक अच्छा काम करते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, तो मैं शायद इस तरह से बोलती कि आई एम ऑल अबाउट बूस्टिंग सोशल मीडिया एंड ब्रांड अवेयरनेस फॉर माय क्लाइंट्स, ये मैं करती हूँ। और आप इससे जुड़े अपने इंटर्नशिप से उदाहरण दे सकते हैं। हो सकता है आपने कोई इंटर्नशिप करी हो, वहां पे आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपका क्या इम्पैक्ट था, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आपने अपने पर्सनल, जैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि मैं खुद भी एक सोशल मीडिया यूजर हूं और मैंने अपने ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स 50% बढ़ाए हैं लास्ट 3 महीने में, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने जिस तरह से अपने ट्विटर पे 50% फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, मैं कंपनी को भी मदद कर सकती हूँ उसके सोशल मीडिया हैंडल्स में, उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लाने की। सो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से अपनी कहानी को, अपने थीम को लिंक करके उनको बताना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सके। तीसरा और बहुत जरूरी फिर से पार्ट आता है वो है कॉन्टेक्स्ट। अब कहते हैं कि सब चीजें कॉन्टेक्स्ट के बारे में ही होती हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सीवी पे जो आपने लिखा है उसको अपने कवर लेटर पे और अपने इंटरव्यू के दौरान उस कॉन्टेक्स्ट को सेट करने की कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। अब आप अपना जो कॉन्टेक्स्ट बताएंगे या अपनी एक जो स्टोरी के माध्यम से चीज बताएंगे उसको आपने 3 मेन एलिमेंट्स के जरिए बताना है। पहला एलिमेंट है, आप चाहें तो प्लीज इसको नोट भी जरूर कीजिएगा इन पॉइंट्स को, बिकॉज ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। पहला एलिमेंट होता है सेटिंग। सेटिंग वो होता है जहां पे वो इवेंट घटा, वो प्लेस। तो जैसे अगर आपने Amazon पे सेल्स बढ़ाई है अपनी कंपनी की, तो आपका जो एक सेटिंग है वो Amazon हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी आपकी मार्केट प्लेस आपने यूज की है वो आपकी सेटिंग हो गई। दूसरा आता है कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स कौन होते हैं? मुख्य किरदार। कौन है इस कहानी के मुख्य किरदार? आपके कस्टमर्स हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैंने 30% या 40% सेल्स Amazon पे जाके या फ्लिपकार्ट पे जाके बढ़ाई है, तो आप उन कस्टमर्स के बारे में बात कीजिए कि ज्यादा कस्टमर्स मेरे ये लोग हैं, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स मेरे कस्टमर्स हैं, क्योंकि हम लोग मर्चेंडाइज, यूथ मर्चेंडाइज में काम करते थे या मेंटल हेल्थ की मर्चेंडाइज पे काम करते थे और हमारे पास यंग कस्टमर्स बहुत थे। तो थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड दीजिए, किन के लिए आप काम करते थे, कौन आपके कस्टमर्स थे, और उसके बाद आपने उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह आपने सेल्स बूस्ट करी। और अंत में, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट का, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब हर बिजनेस में, हर चीज में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहीं काम करते थे जिनका ऑफलाइन बिजनेस था कोविड के पहले, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोविड के पहले हम लोग इतना इतना सेल्स करते थे, लेकिन क्या हुआ, कोविड आने से हमारी सेल्स जो थी वो प्लमेट हो गई, सेल्स ड्रॉप कर गई। जब सेल्स ड्रॉप करी तो मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को हेल्प सॉल्व कैसे किया, ये हमारे ऑडियंस थे, हमने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करी, हमने ऑनलाइन के जरिए, ऑनलाइन माध्यम से हमने अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाए, और फिर इन टेक्निक्स के जरिए हम अपनी सेल्स को बेटर कर सके, और मेरा उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी इस प्रकार, वही चीज है लेकिन आपने उसको पूरा एक कहानी के जरिए वीव कर दिया। और लास्ट पॉइंट होता है
कॉन्टेक्स्ट के बाद बी द हीरो ऑफ योर स्टोरी। जैसा कि लास्ट में आपको अपने ऊपर एम्फेसिस करके बताना है कि इस पूरे कहानी में मेरा ये कंट्रीब्यूशन था, इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो बहुत जरूरी है कि हम ये इस पूरे एक फ्रेमवर्क को याद रखें और इस फ्रेमवर्क के जरिए हम अपनी इंटरव्यू में जो हम कहते हैं उसको लेके जाएं, अपने ऑडियंस को जानें, अपने थीम पे टिके रहें, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखें जब आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, यानी कि सेटिंग, कैरेक्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट में कुछ इस तरह से कहें कि आप अपनी कहानी के मुख्य किरदार, हीरो या हीरोइन निकल के आए। बहुत ज्यादा आपने ब्रैग नहीं करना अपने बारे में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वैसे ब्रैगिंग नहीं करनी है, पर आपने जो किया है, जैसे आई बूस्टेड द सेल्स ऑफ द कंपनी बाय 20%, विच इज अ गुड नंबर, राइट? तो जो भी है आप उस तरह से उस चीज को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? और मैं बोलूंगी कि लास्ट में ये जरूर याद रखिएगा कि स्टोरी टेलिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, हमें नहीं पता होता हम अच्छे से इसको नैरेटिव के फॉर्म में बता पाएंगे या नहीं। बट प्लीज रिमेंबर, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज स्टोरी टेलिंग हम सबको आती है, वी ऑल नो हाउ टू डू इट। हम बचपन से स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं और सुनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी इंटरव्यू में एक स्किल की तरह यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। अब मैं आपको कुछ और मेथड्स भी बता देती हूँ जो आपको मदद करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करने में और इस स्टोरी को और ज्यादा क्रिस्पली सामने वाले तक पहुंचाने में। एक होता है स्टार मेथड। इसमें हम 4 चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले होती है सिचुएशन, क्या सिचुएशन थी या क्या इशू था। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक एग्जांपल लिया कि कोविड के पहले हमारी सेल्स अच्छी होती थी ऑफलाइन मोड में क्योंकि हो रही थी, लेकिन अब कोविड आने से लोग आ नहीं रहे शॉप्स पे या स्टोर्स में, तो सेल्स डिप कर गई। ये एक आपका इशू आ गया। फिर आप अपने टास्क के बारे में भी बताइए कि आपका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी में आपका क्या रोल था, आप क्या क्या करते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। फिर आप आइए, आपका एक्शन क्या था। अगर वो प्रॉब्लम आई तो क्या आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई एक्शन लिया, आपने क्या क्या किया कि आपके टास्क कंप्लीट हो जाएं, आप उस सिचुएशन में अच्छे से डील कर लें, या अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करें। और लास्ट में आता है रिजल्ट। तो फिर आप बताएं कि आपके एक्शन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो यदि आप कहेंगे कि जब ये ग्रोथ में डिप हुआ, जब हमने देखा कि ऑफलाइन मोड में कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही है, तो हमने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया और मैंने वो ऑनलाइन कैंपेन्स करवाए, मैंने उस ऑनलाइन कैंपेन्स को डिजाइन किया, पूरा उसकी स्ट्रैटेजी बनाई और हमने वो ऑनलाइन कैंपेन्स किए। और उन कैंपेन्स के जरिए हमने देखा कि हमारी सेल्स वापस बेटर हो गई या इतने परसेंट बेटर हो गई है। उसको आपके रिजल्ट में आना चाहिए। तो इसको आप एक स्टार मेथड अगर याद रखते हैं तो आपके लिए एक हेल्पफुल चीज हो जाती है कि पहले मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, फिर मैंने टास्क क्या था मेरा, मैंने एक्शन क्या लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। ये अगर आप स्टार मेथड के फॉर्म में पूरी एक अपनी स्टोरी कहते हैं, जाहिर करते हैं, तो अगेन सामने वाले के लिए ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। यदि आपको स्टार मेथड याद नहीं रहेगा तो आप 2 और मेथड्स याद रख सकते हैं, विच इज कार मेथड एंड पार मेथड। कार मेथड भी सिंपल है, आप सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बताएं या चैलेंज बताएं, उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो बताएं। और पार भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, एक्शन क्या था और रिजल्ट क्या था। तो जो भी आप याद रख सकें, स्टार, कार या पार, इट्स ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। आप लेकिन ये याद रखिए और अपनी इंटरव्यूज को अब आप इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आप इन मेथड्स को यूज करते हुए अपनी बात कह सकें। अब देखते हैं प्रोफेशनल या और पर्सनल अलाइनमेंट हम कैसे करें। हमें अक्सर लगता है एक जॉब में कि हम लोग इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन सामने वाले को हम ये चीज कन्वे कैसे करें कि हम प्रोफेशनली और पर्सनली इस जॉब के लिए अलाइंड हैं, प्रिपेयर्ड हैं। सो सबसे पहले अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और आप इन स्ट्रेंथ्स को कैसे और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और इनको एनहांस करना है तो वो कैसे हम करेंगे। उसके अलावा अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स की बैकअप स्टोरीज प्रिपेयर रखिए। ये वही स्टोरी टेलिंग से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपने एक स्ट्रेंथ रखी है अपनी, अगर आप कह रहे हैं कि आई एम अ वेरी गुड टाइम मैनेजर, टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो आपसे अगला सवाल यही पूछेंगे कि अच्छा कोई एक सिचुएशन बताइए अपनी लाइफ में जहां आपने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया।
तो आपको वो राइट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ को एक एग्जाम्पल के तौर पे उनके सामने प्रेजेंट कर सके कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये इससे जुड़ा लाइफ एक्सपीरियंस है। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं वो ऑथेंटिक हों। अगर आप अपने एग्जाम्पल्स बना रहे हैं, अपने मन में कहानी बना के बता रहे हैं, या अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कहानी बता के उसके उनके बारे में कुछ गलत बता रहे हैं, तो वहां पे इंटरव्यू के दौरान उनको पता लग ही जाता है, क्योंकि वो अक्सर इतने लोगों से मिलते हैं जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे गेट टू नो। सो अपने बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ऑथेंटिक बात ही करें। जैसा मैंने कहा, ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, उसमें हमें कुछ एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्ट आप कीजिए, अपने राइट एक्सपीरियंसेस को सामने लाइए और उन तक पहुंचाइए। इसके अलावा रेगुलरली उनसे फीडबैक लीजिए, सिर्फ उन्हीं से नहीं। अगर आप मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं, अपने मेंटर्स के साथ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, तो उन मॉक इंटरव्यूज में भी आप फीडबैक लीजिए कि मैं कहाँ रुका, कहाँ आपको लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो आप वो फीडबैक लीजिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए और आपको पता रहे कि आपने कहाँ पे और अपना बेटर करना है, प्रिपेयर करना है। वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको करने में मजा आता। कई बार क्या होता है कि हम जो स्किल्स हमारे अच्छे होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, हम उनको अक्सर उनको बार बार दोहराते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज में दोहराते हैं। तो पता लगाइए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको करने में मजा आता है, और उन चीजों में आपके कौन से स्किल्स हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं। सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, और यदि कोई ऐसे स्किल्स है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन स्किल्स को भी आप अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के जरिए कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर लेके आए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आप जल्दी से वो स्किल सीख सकते हैं। और लास्ट में, आपके जो भी रोल मॉडल्स हैं, ये आप एक एक्सरसाइज आज घर पे कर सकते हैं बाद में, कि आपके जो भी रोल मॉडल्स हैं, आप सोचिए आप किस एक व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को लाइफ में अपना रोल मॉडल समझते हैं। फिर आप अपने आप से पूछिए कि इनमें ऐसे कौन से स्किल्स हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझ में भी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो मैं एम्यूलेट करना चाहती हूँ। वो स्ट्रेंथ्स अपने पास लिखिए और फिर देखिए कि क्या इसमें से कुछ स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी मेरे अंदर हैं या मुझे ये सारी स्ट्रेंथ्स लानी है। अच्छा, अब आपने वहां तक करा, उसके बाद अपना एक प्लान आप बना सकते हैं कि ये तरह की जो स्ट्रेंथ्स हैं मैं अपने अंदर कैसे ला सकती हूँ। जैसे अगर आपको एक स्ट्रेंथ किसी के बारे में लगती है कि ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, और आपको भी लगता है कि हाँ काश मैं भी इतना क्रिएटिव हो पाता, तो ऐसा आप क्या क्या कर सकते हो कि आप और क्रिएटिव हो, इसके बारे में विचार कीजिए, सोचिए और स्ट्रैटेजीज बनाइए। दिस इज द राइट वे, या एक स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने का। चलिए अब लास्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, जो है पोस्ट इंटरव्यू प्रेपरेशन। अब आपने इंटरव्यू दे दी, अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि अब आप आगे अपने एचआर के साथ कैसे कनेक्टेड रहें। तो सबसे पहले इंटरव्यू के बाद आप एक उनको थैंक यू मेल ड्रॉप कर सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर शेड्यूलिंग माय इंटरव्यू विद द पैनल ऑन सो एंड सो डेट फॉर द पोजीशन ऑफ सो एंड सो। उसके बाद आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि इट वाज वेरी नाइस टू इंटरैक्ट विद यू एंड द पैनल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक आपकी तरफ से कर्टिसियस मेल होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ आपने एक्नॉलेज किया है। उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपको नेक्स्ट राउंड में भेज रहे हैं, तो आपको आगे आने वाले स्टेप्स के बारे में, हायरिंग कैसे होगी, क्या अगले स्टेप्स हैं, किन किन, हो सकता है कई कंपनीज में एक से ज्यादा इंटरव्यूज होती हैं और अक्सर एक से ज्यादा ही होती हैं, तो नेक्स्ट इंटरव्यू आपकी किसके साथ है, क्या कोई स्पेशल चीजें हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब चीजें आपको एचआर से पूछनी चाहिए। यदि आपको एक हफ्ते तक रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई भी 5-7 डेज हो गए हैं, तो आप एक फॉलोअप ईमेल भी कर सकते हैं एचआर को कि मे आई बी एडवाइज्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन एंड द स्टेटस ऑफ द हायरिंग डिसीजन। इस तरह से कुछ लिख के आप एक फॉलोअप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एचआर को, पूछने के लिए कि क्या रहा, कैसा रहा। दिस ऑल विल शो दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एंथुसियास्टिक। एंड लास्टली, आप अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया इस इंटरव्यू में और क्या चीजें थी जो मैं बेटर कर सकती हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनके लिए और बेटर वे में प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप हायर हो जाते हैं, ये 3 हमने सिनेरियोज लिए हैं, अगर आप हायर हो जाते हैं
तो आपके एडिशनल इंटरव्यू राउंड्स होंगे, उनके लिए आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। हायरिंग के दौरान आप एक्सपेक्टेशन राइट सेट कीजिए, ये स्पेशली लास्ट राउंड में होता है जब एचआर से बात होती है, सैलरी नेगोशिएशंस होती हैं, वर्किंग मोड नेगोशिएट होता है, हाइब्रिड में रहेंगे, कितने दिन घर से काम है, कितने दिन ऑफिस में जाना है, कितनी बार ट्रैवल करना होगा, कितनी बार फील्ड पे जाना होगा, इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं आपके जॉब रोल में। तो वो एक्सपेक्टेशन आप सही ढंग से सेट कीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपके पास अपनी डिग्री की कॉपीज सब कुछ रेडी होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे वो आपके पास रेडी होने चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव सिनेरियो है। यदि अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं तब हम क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब हम रिजेक्ट होते हैं तो इसको प्लीज आप पर्सनली मत लीजिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि रिजेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आप में कोई कमी थी, रिजेक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि उनका प्रोसेस ही अलग था, या फिर कई बार इंटरनल रेफरल्स आ जाते हैं और कंपनीज अक्सर इंटरनल रेफरल्स को ज्यादा वैल्यू देती है। इंटरनल रेफरल का मतलब होता है कि उनके किसी ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय ने किसी और व्यक्ति को रेफर करा, तो उसको ज्यादा एक हम कहते हैं इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। उसके अलावा कई बार इंटरनल प्रमोशन भी हो जाती है, यानी कि कोई एक जॉब रोल निकाला लेकिन फिर किसी और व्यक्ति को जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा था उसको उस जॉब रोल पे प्रमोट कर दिया, तो वो जॉब रोल जो जॉब निकाली गई थी वो नल एंड वॉइड हो गई, इस वजह से आपको वो जॉब शायद नहीं मिली। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप शायद थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उस जॉब के लिए, या उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए हो जो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो आपसे भी, तो ये भी एक कारण बनता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है, बट एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर बन सकता है। कई बार बजट एक फैक्टर बन जाता है, जहां यहाँ लिखा भी है बजट एक फैक्टर होता है। बजट में क्या होता है, वो शुरुआत में सोचते हैं कि ठीक है हम लेट्स से 5 लाख रुपीस का बजट है इस रोल के लिए, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, शायद अभी हमारी कंपनी का इस तरह का सिचुएशन नहीं है कि हम 5 लाख के लिए एक नया इंसान को हायर कर सके, तो वो अगेन जॉब या तो हटा देते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर लेते हैं जो कम बजट में उनको मिल जाते हैं। 2 या 3 लाख की जॉब में अगर मान लीजिए मिल गया तो वो भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो मैं कहना आपसे चाह रही हूँ ये है कि हमेशा अपने ऊपर मत लीजिए कि हमारी ही कोई गलती रही होगी। बहुत से और फैक्टर्स होते हैं हायरिंग डिसीजन में, और ये भी याद रखिए कि ये फाइनल नहीं है, हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, एक रूम रहता है, और आप उस जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप अपने EQ पे वर्क कर सकते हैं। वो आपका इमोशनल क्वोशंट होता है, आपके अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर्स में कहीं चूक हुई है तो उसको आप और बेटर कैसे कर सकते हैं, उस पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्टली मूविंग ऑन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जॉब इंटरव्यू जहां आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला है उससे आगे बढ़े, तभी आप नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू की तरफ जा पाएंगे। सो रेजिलिएंट रहना, अपने आप से ये कहना कि इट्स नॉट अबाउट मी, पर्सनल नहीं है ये, एक बहुत ज्यादा फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं तब जाके डिसीजन लिया जाता है। तो ये मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा, ये रिजेक्शन ये नहीं कह रहा कि मैं कम हूं या मैं गुड इनफ नहीं हूं, it could be lot of factors. So resilient रहिए, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करिए, जो आपको फिर से मैं कहूंगी लास्ट टाइम बताया गया था पूरा टेक्निक, कि कैसे एक नेगेटिव विचार के बदले आप पॉजिटिव विचार ला सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण हो सकता है आई एम नॉट गुड इनफ, उसके बदले आप ये सोच सकते हैं देयर वर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से वो जॉब मुझे नहीं मिली। और सबसे जरूरी उसके बाद आपको नई जॉब्स को ट्रैक करते रहना है, सो दैट यू नो कि अब कहाँ पे और ऑप्शंस हैं और आप उनके लिए भी निरंतर एंथुजियास्टिक रूप से अप्लाई कर सकें। अब कुछ बेसिक इंटरव्यू एटिकेट्स हैं, इट्स लाइक अ कंक्लूजन ऑफ द एंटायर सेशन। फिर से ये याद रखने की बातें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। सीधे बैठेंगे, आगे को लीन नहीं होंगे, एंथुजियास्टिक और इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन रखेंगे, अपने और इंटरव्यू के बीच में एक गुड डिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ा क्लोज आके बैठे हैं या बहुत दूर बैठे हैं। आई कांटेक्ट, सफिशिएंट आई कांटेक्ट आप मेंटेन रखेंगे। बार बार चेहरे को हाथ लगाना, बाल को ऐसे ऐसे करना, इट डजंट गिव अ नाइस इंप्रेशन, ऐसा नहीं करेंगे। आर्म्स क्रॉस करके नहीं बैठेंगे, क्रॉस लेग्ड नहीं बैठेंगे, शेक नहीं करेंगे लेग्स को, पीठ झुका के नहीं बैठना, ऐसे कहीं देखते रहना, ब्लैंकली स्टेयर करना, अगेन नॉट अ गुड साइन, इट मींस दैट यू आर वेरी लॉस्ट। अपने नाखून नहीं चबाएंगे या होठों को नहीं दबाएंगे, होठों को दांत से नहीं दबाएंगे।
अपने पॉकेट में हाथ नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो जाते हैं एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग लगे वो नहीं लगाएंगे। अगर आप कोई परफ्यूम्स यूज करते हैं तो यूज अ माइल्डर एंड जेंटलर वर्जन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रूम में एंटर करें और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। लास्टली, ड्रेस टू इम्प्रेस। अब आप कैसे कपड़े पहने जिससे सामने वाला इंसान आपसे, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से भी इम्प्रेस हो। न्यूट्रल कलर्स चूज कीजिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लीज अवॉइड वेयरिंग वेरी ब्राइट और वेरी डार्क कलर्स। न्यूट्रल कलर्स हमेशा एक पॉजिटिव एक इमोशन को एलिसिट करते हैं। क्रिस्प और नीट कपड़े होने चाहिए, दे शुड बी वेल प्रेस्ड। जूते कोशिश करते हैं कि बंद जूते हम पहने और क्लीन हो वो जूते। चप्पल्स में जाना, रेगुलर कैजुअल फुटवेयर में जाना अवॉइड कीजिए, स्पेशली अगर आपका जॉब रोल वैसा है और खासकर अगर आपका जॉब रोल क्लाइंट फेसिंग है जहां पे आपको क्लाइंट से मुलाकात करनी है तो आप बिल्कुल भी कैजुअली ड्रेसअप होके ना जाइए, आपको बहुत ही फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना चाहिए। हेयर स्टाइल आपका नीट होना चाहिए। मेकअप, अगर आप फीमेल हैं तो मिनिमल मेकअप के साथ जाएं और जो भी ड्रेस कोड्स हैं वो फॉलो कीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखा देती हूँ। जैसे ये एक कैजुअल ड्रेस कोड होता है, फीमेल्स के लिए ये बिजनेस ड्रेस कोड माना जाएगा और ये फॉर्मल साड़ी या 3 पीस सूट। मेल्स के लिए ये कैजुअल माना जाएगा, कुछ इस तरह का बिजनेस मीटिंग के लिए चल जाता है और ये एक फॉर्मल ड्रेस कोड माना जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह से ड्रेसअप हो रहे हैं। इंटरव्यूज के दौरान आप कोशिश कीजिए कि बिजनेस या फॉर्मल वे में ड्रेस्ड अप रहें। ये कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप किसी कंपनी के इनसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स पे जा सकते हैं। प्रोफेशनल रिज्यूमेस के लिए मुझे सीवी इंजीनियर अच्छी लगी, आप लोग और भी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए टेलव्यू कैंडिडेट करके एक अच्छी ऐप है। अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इंटरैक्ट करने के लिए लिंक्डइन काफी एक अच्छी एप्लीकेशन या एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जनरल एचआर इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट लेने के लिए आप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए ड्रॉपबॉक्स इज अ गुड एप्लीकेशन। इंटरव्यू लर्निंग रिक्वायरमेंट्स स्पेशली फॉर टेक पीपल, अगर आप टेक में हैं या प्रोडक्ट में हैं तो गीक्स फॉर गीक्स अच्छा है। और जॉब सर्च करनी है तो काफी सारी हैं, मुझे जो कुछ नाम अच्छे लगे मैंने लिखे जो मुझे लगता है रेलेवेंट हैं। shine.com, इंडीड, नौकरी, लिंक्डइन, डेवनेट। ये डेवनेट और सैम्स जो है ये ज्यादातर डेवलपमेंट सेक्टर्स की जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए है, आप ये देख सकते हैं। ये कुछ रिसोर्सेज भी हैं, ये मैं दोबारा से डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड आई रियली होप कि आज आपने इस सेशन से कुछ सीखा और मैं दिल से चाहूंगी कि अब आप अपनी इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपके कोई भी सवाल हो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू श्रुति। Thank you, ma'am. So, yeah. Thank you, ma'am. It was a great talking to you and great session. आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। हमारे जो क्वेश्चंस भी आ रहे थे चैट बॉक्स पे तो वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जा रहे थे एंड ऑफ द सेशन। तो थैंक यू, और थैंक यू ऑडियंस जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस पूरे सेशन में। तो हम कुछ सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो हमसे पूछे गए हैं और उसके बाद हम कंसोलिडेट करेंगे इस सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे फ्रॉड बहुत लोग करते हैं, तो कंपनी ऑथेंटिकेशन कैसे पता करे, क्या अवॉइड करे, फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें? आपको अगेन बहुत नेसेसरी है कि आप कंपनी को डिफरेंट सोर्सेस से चेक कीजिए। एक तो आप वेबसाइट पे जाइए, पर अगर फ्रॉड है तो हो सकता है वेबसाइट पे भी आपको थोड़ा सा कुछ एक फेक पेज मिले, पर आप देखिए कि वो कंपनी कितने साल हो गए उस कंपनी में, कितने साल हो गए उस कंपनी को बने हुए, कौन प्रीवियस लोग हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो ये आप लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास कितने लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैंने जिस पहली कंपनी में काम किया था कि कैन यू प्लीज शेयर द रिव्यू ऑफ दैट कंपनी।
हाउ इज द कल्चर ऑफ द कंपनी। तो वहां से आपको एक ऑथेंटिक चीज, थोड़ी सी एक ऑथेंटिसिटी मिल सकती है कि हाँ लोग और भी हैं जो वहाँ काम करते हैं, एक आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी देख सकते हैं कि कितनी है, वेबसाइट के अलावा क्या मीडिया में और जगह वो प्रेजेंट है, क्या लोगों ने फॉलो करते हैं, किस तरह के रिव्यूज हैं, वो आप ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स जैसी कंपनी जैसी प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सब मिला जुला के आप फ्रॉड से बच सकते हैं। श्रुति, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। सो नदीश शर्मा जी ने हमसे पूछा है हाउ टू मेक अ गुड सीवी एंड टीचिंग प्रोफेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज है और इंटरव्यू के टाइम पे हमारा क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। सो आई एम ऑल्सो फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन। सो मैं थोड़ा सा ये एड्रेस करती हूँ सीवी के बारे में। आप प्लीज नेक्स्ट सेशन में जरूर आइएगा, हमने सीवी की ही बात करनी है नेक्स्ट सेशन में। एक टॉपिक है सीवी और रिज्यूमे बिल्डिंग पे जो हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं ये कहूंगी कि आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है, जो नेक्स्ट सेशन में पता लगेगा, और आप उस पर कैसे वर्क करें कि वो एक अच्छा सीवी बने। फॉर टीचिंग, अगर आप मेल हैं तो आपका ड्रेस कोड अगेन इट कुड बी अ फॉर्मल ड्रेस कोड जो आप पहने और जो आपको दिखाया गया है आप पहन के जा सकते हैं। फॉर अ फीमेल आई ऑलवेज पर्सनली प्रेफर टू वेयर अ साड़ी और अ सूट, अ क्रिस्पली प्रेस्ड सूट इन माई इंटरव्यूज। तो इट डिपेंड्स आप कहाँ जा रहे हैं, किन स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। इन सम ऑफ द स्कूल्स अगर आप बहुत ही, मैं बोलूंगी कि हाई इनकम स्कूल्स की ओर देखते हैं तो वहां पे कभी कभी आप सूट्स भी पहन के, 3 पीस भी पहन के जा सकते हैं, राइट। एज अ फीमेल ऑल्सो आप 3 पीस सूट पहन के जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसा मैंने कहा, प्लीज अपना ड्रेस कोड उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अलाइन कीजिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी फोटोज भी आप देख सकते हैं, देखिए वहां पे लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपको एक कल्चर का सेंस लग जाएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ इस तरह का कल्चर है। सो ट्राई कीजिए कि वो चीजें आप अलाइन कर सकें जो आप जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हैं उनके साथ। यस, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने गैप ईयर के बारे में मैं एक्चुअली गैप ईयर लिया था, तो उसका वैलिड आंसर क्या हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे। डिपेंड करता है आपने गैप ईयर क्यों लिया था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लिंक्डइन जिसको हम काफी प्रोफेशनली बेस्ट वेबसाइट आजकल मानते हैं उसको, और हम उस पर वर्क करते हैं, वहां पे गैप ईयर के लिए आप जैसे आप लिखते हैं ना अपना एक्सपीरियंस, सो वहां पे अब आप गैप ईयर के लिए लिख सकते हैं कि आई टुक अ ब्रेक। सो वो अब उसका भी ऑप्शन है। सो पीपल आई वुड से आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि एज ह्यूमंस हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमें गैप्स लेने पड़ जाते हैं। सो पहली बात तो ये है कि इसके लिए आप अंडर कॉन्फिडेंट फील ना कीजिए। आपका जो भी वैलिड रीजन हो गैप लेने का, यदि आपने, सो लाइक फॉर मी आई हैड टू टेक अ गैप जब मेरा बेबी हो रहा था, मुझे गैप लेना पड़ा था 1 साल का। तो जो भी आपका वैलिड रीजन है आई वुड से कि आप वो दीजिए। अगर आपने उस गैप ईयर में कुछ अपस्किलिंग कोर्सेज किए हैं तो उसको मेंशन कीजिए कि मैंने, हाँ मैं 1 साल में काम नहीं कर सकी, ये रीजन था, लेकिन उस 1 साल में मैंने अपने आप को इंडस्ट्री से टच में कैसे रखा, मैंने अपस्किल कैसे किया। यदि आप अभी भी कोशिश करना चाहें तो आप अभी भी, अगर जॉब नहीं मिला है आपको, आप कुछ अपस्किलिंग कोर्सेज कर सकते हैं अपने फील्ड में, सो दैट यू कैन प्रेजेंट इट टू द अदर पर्सन कि यू आर स्टिल इन टच, आप अभी भी अपनी इंडस्ट्री के साथ टच में हैं एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, और आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर रहे हैं आगे आने के लिए। And there are many companies जो even people who have come back to work after a lot of time, 1 year or more years, they are welcoming and they especially write also when they post jobs कि we welcome people जो gap year के बाद आ रहे हैं। So don't worry, but आप प्लीज ऑथेंटिक आंसर दीजिएगा। आप आंसर को इस तरह फ्रेम मत कीजिएगा कि वो पॉजिटिव लगे, बट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है प्लीज उसको शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंसर हमें इंटरव्यू क्वेश्चन का कितने टाइम तक उसमें हमें बोलना होता है, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन किसी भी आंसर का। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने भी पूछा है वेरी नाइस क्वेश्चन। सो मैं इसमें ये कहूंगी कि आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको सामने वाले का इंटरेस्ट समझ आता है, क्योंकि वो नॉट कर रहा है या वो भी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं नॉन वर्बली कि उनको आपकी बात दिलचस्प लग रही है, वो सुनना चाहते हैं। सो उस चीज को आप एज अ क्यू लीजिए, बहुत लंबा नहीं कहना, कंसाइज रहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक 45 to 60 seconds टू गिव एन आंसर। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है
जो आपकी नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा है, देन यू कैन टेक 2 to 3 minutes ऑल्सो, 4 minutes ऑल्सो समटाइम्स टू आंसर। और दूसरा क्यों आपको मिलेगा आपके इंटरव्यूअर के एक्सप्रेशन से, कि वो क्या आपसे और सुनना चाह रहे हैं तो वो नोट करेंगे, यदि वो नहीं सुनना चाहते दे माइट इवन इंटरप्ट यू। अगर वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मतलब आपको क्विकली अपना आंसर वाइंड अप करना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक चीज और जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब आंसर कर रहे हैं तो जो आपको आज मेथड्स बताए गए हैं, जैसे स्टार मेथड, कार पार, यूज दोज मेथड्स इफ यू कैन, इफ दे आर रेलेवेंट, ताकि आपका जो आंसर है वो आप हे वे ना जाए, आप टू द पॉइंट जो बात कहनी है वही कहें, और रनिंग अराउंड, बीटिंग अराउंड द बुश आप ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मोहित चौहान का। अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, हम आंसर नहीं उसका अभी कर पा रहे, तो उसका आंसर कैसे किया जाए, उसको हम कैसे इंटरव्यूअर को डिफाइन करें और विदाउट सेइंग दिस कि हमें नहीं आता। मैं श्रुति, मेरा सवाल होगा मोहित से कि ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम बोल देंगे कि हमें नहीं आता? वी आर ऑल ह्यूमंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर अभी यहाँ पे आके कोई मुझसे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता, बिकॉज मुझे नहीं आता। तो आई थिंक वी हैव टू बी कंफर्टेबल इन सीइंग दैट वी डोंट नो, बट वी कैन गो बैक, वी विल लुक अप टू इट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट आउट, बिकॉज अब मैं इसके बारे में घर जाके जरूर पढ़ूंगा। सो मुझे नहीं लगता कि आपको ना, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है और आप ये सोचिए कि अगर आप आंसर को घुमा फिरा के दे रहे हैं, सो इंटरव्यू के मन पे ये इंप्रेशन जरूर आएगा कि अरे ये आंसर ना वैलिड आंसर नहीं दे रहा, ये कुछ भी आंसर बना रहे हैं। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। दे शुड फील दैट यू आर ट्रस्टवर्दी, दे शुड फील दैट यू आर ऑथेंटिक। एंड ऑथेंटिक इंसान जो होता है वो जहां उसको नहीं आता उसको नहीं आता, दे ड्रॉ देयर बाउंड्री, दे टेल दैट ओके आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट आई कैन गो बैक एंड लुक इनटू इट। सो प्लीज, आप कोई चीज अगर नहीं आती है तो उसको ओपनली बोल दीजिएगा कि आई डोंट नो बट आई कैन लुक अप टू इट। तो आवर लास्ट कमेंट इज, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू के बीच में एटिकेट डिफरेंस क्या है? कौन से एटिकेट्स हमें ध्यान में रखने हैं ऑनलाइन के टाइम पे और ऑफलाइन के टाइम? ऑनलाइन के टाइम पे, ऑफलाइन का तो आपको मैंने काफी कुछ बता दिया है। ऑनलाइन का जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है जब हायरिंग होती है उस टाइम पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्योंकि घर से जब लेते हैं, अब ये हमने सबने कोविड में देखा है कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जो बाउंड्रीज थी वो ब्लर हो गई थी। तो घर में खाना बनने की भी आवाज आ रही है, कुकर की सीटी की, और बच्चे के रोने की भी आ रही है। बट आप कोशिश करें कि यदि आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ना हो, नो नॉइज। आपका बैकग्राउंड पीछे का प्रोफेशनल होना चाहिए। तो यदि जैसे हम लोगों ने भी अपना बैकग्राउंड सेट किया है, आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, या आप एक ब्लर बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। सभी एप्स में वो अवेलेबल होता है। आपकी जो ड्रेसअप है वो आपको फिर भी उतना ही पॉजिटिवली, जैसा आपको बताया गया है, अप्रोप्रिएटली सॉरी, आपको उसी तरह से ड्रेसअप होके बैठना है। इंश्योर कीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे ग्लिचेस ना हो, 10 से 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए। अपना ऑडियो और वीडियो उनको दोनों को चेक कर लीजिए। ये सब एक बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा ऑनलाइन में आपको सब वही है जो ऑफलाइन में है, बट ये कुछ मुझे लगता है एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम केयरफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग आवर ऑनलाइन इंटरव्यूज। सो लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफी ये सवाल पूछा भी जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, कि हम इसका क्या आंसर होगा अगर इंटरव्यूअर हमसे ये पूछता है कि और कोई सवाल हमसे, तो उसका हम कैसे आंसर कर सकते हैं? इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रुति। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी एंड यू से नो, इट्स गॉन। यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस, बिकॉज देखिए आप, हम लोग जब जॉब सीकर्स होते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई भी बस हमें जॉब दे दे। वो थॉट से आपको नहीं जाना, आपको इस थॉट से जाना है कि आपको उस कंपनी में काम करना है या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जो आपके लिए भी सही हो। आप उनके लिए सही है ये वो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मैच करती है, आपकी वैल्यूज के साथ, आपके स्किल्स के साथ? तो यदि आपके मन में उनको लेके कोई सवाल नहीं है तो कभी कभी ये इंप्रेशन चला जाता है, जाना नहीं चाहिए पर चला जाता है, कि आपको शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने कंपनी को अच्छे से रिसर्च किया है, आई एम श्योर आपके मन में 1 या 2 सवाल जरूर आए होंगे, और प्लीज वो सवाल आप वहां पूछें।
पूछे आप उनसे, आप इनफैक्ट उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पे, कंपनी से रिलेटेड आई मीन, कि अच्छा आपकी कंपनी में ये वाला आपने कॉन्ट्रैक्ट जो किया है इसमें क्या क्या आप करेंगे, क्या फोकस रहेगा इस नए कॉन्ट्रैक्ट का, या अगर आपने कुछ देखा है उन्होंने कोई कोलैबोरेशन की है, कोई मर्जर हुआ है, कुछ भी न्यूज में आपने पढ़ा है उस कंपनी के बारे में, आप उससे जुड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं। बट सवाल पूछना shows that you are interested, that you are curious, and curiosity is a very important trait that you need to show to your interview. So please सवाल जरूर पूछिएगा, सवाल आप पहले से ही बना के लेके जाएंगे इंटरव्यू में। अगर वो आपको मौका देते हैं जो कि एंड में 99% दिया जाता है सवाल सुनने का, पूछने का, तो वो जरूर अपना सवाल पूछिएगा। So thank you, ma'am. It was great talking to you and a great session. और और अगर हम किसी के सवाल हमसे छूट गए हो या फिर हम एड्रेस नहीं कर पाए हो तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम चैट में उसको एड्रेस करने का। और आप हमारे NCS पोर्टल में भी जाकर हमारे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे निकल रही हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और अब आज हम इस वेबिनार को यहीं क्लोज करते हैं और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर हैविंग एन इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू।